जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, भारतवर्ष में 4 प्रकार के राजनीतिक दल हैं। एक वो राजनीतिक दल हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष समर्थक हैं और अप्रत्यक्ष समर्थक हैं। माने कुछ सामने सामने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं और कुछ छुपकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। दूसरे दल वो हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी हैं और अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं आए हैं, ईडी सीबीआई के दबाव में नहीं आए और खतरा झेल कर भी वो भारतीय जनता पार्टी के सामने जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दल हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उनके सहयोगी थे, कुछ ऐसे हैं जो सहयोगी हैं और कुछ ऐसे हैं जो सामने से सहयोगी नहीं दिखते, तीसरी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन उनके हर कृत्य से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बिछाया है बहेलिये की तरह, ये बड़ा मजबूत जाल है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव से उठा रही है। 2024 में जनमत खिलाफ होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सत्ता में इसलिए आ पाए कि जो उनके अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सहयोगी थे, उन्होंने उनका सहयोग किया। अगर वो ना होते और एक डायरेक्ट फाइट होती भारतीय जनता पार्टी की और इंडिया गठबंधन की, तो भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल से 150 सीटें भी न मिलते। जो पुराने सहयोगी थे उसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। उसमें वाईएसआर कांग्रेस थी, उसमें बीआरएस थी, उसमें बीजेडी थी, उसमें अकाली दल थी, उसमें इंडियन नेशनल लोक दल था, उसके अंदर जजपा थी। ये सारी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, वो आज के तारीख में निबट गई, खत्म हो गई। अब उनका अस्तित्व करीब करीब खत्म हो गया। चंद जो वाईएसआर कांग्रेस है, बहुत कम संख्या में रह गए हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना में बीआरएस निबट गई, हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल और जजपा निबट गई, पंजाब के अंदर अकाली दल निबट गई, उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल निबट गई। तो मैंने करीब करीब पुराने सहयोगी तो निबट गए। अब जो प्रत्यक्ष सहयोगी आज के तारीख में हैं, जैसे जेडीयू है, टीडीपी है, चिराग पासवान है, एकनाथ शिंदे हैं, जीतन राम मांझी हैं, ये आज के तारीख में उनके सहयोगी हैं। लेकिन इनको वही गति प्राप्त होनी है जो कि जिन पार्टियों की अभी मैंने बात की, जो थे और अब खत्म हो गए। अब ये हैं लेकिन खत्म हो जाएंगे। और जो अप्रत्यक्ष पार्टी, जो कि डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी का समर्थक अपने को नहीं बताती हैं और कहती हैं कि उनकी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से है, वो भी आज के तारीख में करीब करीब खत्म हो गई हैं। जैसे एक बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी मजबूत शक्ति हुआ करती थी, बीएसपी, एक जमाने में 4 बार मुख्यमंत्री बहन मायावती जी बनी, और जो मान्यवर कांशीराम ने एक आंदोलन चलाया था उस DS4 का, उसके माध्यम से एक बहुत बड़ी शक्ति बनी थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी की कुछ मजबूरियां थी, भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने समर्पण किया, ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया और आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में करीब करीब खत्म हो गई है। विधानसभा में एक और लोकसभा के अंदर कोई भी सांसद उनका नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया या डायरेक्टली सपोर्ट इसलिए नहीं किया कि ये उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने समझाया कि सपोर्ट अगर हमारा कर दोगे, हमारे साथ आ जाओगे और गठबंधन कर लोगे, तो भारतीय जनता पार्टी को उतना फायदा नहीं पहुंचा पाओगे जितना अलग लड़के पहुंचाओगे। क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी चली जाती भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वहां पे एक कंट्रडिक्शन पैदा होता सवर्णों के बीच में, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है और जो बहन जी का दलित वोट बैंक है, उसके बीच एक कंट्रडिक्शन पैदा होता कि सत्ता किसके पास रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में सवर्णों के हाथी में सारी शक्ति रखना चाहते हैं। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिपेंडेंट फाइट करती है, तो वो एक दिग्भ्रमित कर सकती है, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को उनके वोट काट सकती है, कुछ ऐसे पिछड़ों को भी अपने साथ जोड़ सकती है जो अखिलेश यादव के साथ नहीं जाना चाहते, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते, और
दलितों के 50% वोट तो उनके पास सॉलिड है, आज भी है, 10-12% वोट आज भी उनको मिलते हैं। इसी प्रकार से जो ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब भी एक ही सीट जीतते हैं हैदराबाद की, कभी कभी महाराष्ट्र की एक और सीट जीतते, लेकिन उनकी जो मेन शक्ति है वो हैदराबाद के अंदर है। और वो अगर डायरेक्टली उनके साथ एक और ऐसा गुड पॉइंट है कि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए तो इंडिया गठबंधन को वोट बैंक 10-20% कम हो जाएगा, बढ़ेगा 4%, गिरेगा 20%, क्योंकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि उनका टारगेट वो ओवैसी को इसलिए बनाते हैं, और ओवैसी इसलिए भारतीय जनता पार्टी को टारगेट बनाते हैं जिससे कि जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स हैं उनको ओवैसी साहब काट दें, और जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं उनको भगाया जा सके कि ओवैसी साहब इसलिए बात कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक जाए। तो ओवैसी साहब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। तो इसलिए इंडिया गठबंधन उनको अपने साथ नहीं ले सकता, और अगर साथ नहीं लेता और एमआईएम जाके बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर उन सीटों पे चुनाव लड़ता है जहां मुसलमान संख्या बहुत ज्यादा है, तो मुसलमानों के वोट काटती है, जिससे कि इंडिया गठबंधन को नुकसान होता है। जैसे उन्होंने सीमांचल के अंदर, बिहार के अंदर चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीते, वो दूसरी बात है कि 4 लोग उसमें से आरजेडी में चले गए, केवल एक आध विधायक उनके पास है, लेकिन वोट उन्होंने इतना नुकसान कर दिया कि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन था वो सत्ता में नहीं आ सका। अब जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, और जो वक्फ बिल के माध्यम से किया, ये सोच समझ के किया, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या उनको पता थे या आफ्टर इफेक्ट्स का अंदाजा उन्होंने नहीं लगाया था, उन्होंने अपनी रणनीति को खुद ही खत्म कर दिया, और एक तरह से उन्होंने अपने सहयोगियों को भी कमजोर कर दिया, अपने प्रत्यक्ष सहयोगियों को भी कमजोर कर दिया, अपने अप्रत्यक्ष सहयोगियों को भी कमजोर कर दिया। मतलब प्रत्यक्ष सहयोगी कौन कौन आज के तारीख में जिनके पास थोड़ी ताकत है, वो जेडीयू है, वो तेलुगु देशम पार्टी है, वो एकनाथ शिंदे हैं, वो अजीत पवार हैं, वो चिराग पासवान हैं, वो जीतन मांझी हैं। ये तो प्रत्यक्ष सहयोगी हैं। और अप्रत्यक्ष सहयोगी कौन कौन से हैं? बहुजन समाज पार्टी है और ओवैसी साहब है। अब प्रत्यक्ष सहयोगियों के सामने तो इतनी बड़ी समस्या क्रिएट हो गई, क्योंकि उनका, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी, प्रत्यक्ष सहयोगियों की बात कर रहा हूं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे वो अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे की बात छोड़ देते हैं, वो तो कट्टर हिंदुत्व की बात करके वो तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उनका मेल खाता है। अब जो पहले ये नैरेटिव बनाया करते थे कि बीजेपी के वोट तो एक्सट्रीम हिंदुइज्म वाले उनको मिल जाएं, और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार और इन लोगों के माध्यम से और तेलुगु देशम पार्टी के माध्यम से मुसलमान वोटों में भी बंटवारा किया जाए, कि ये वो लोग हैं जो सेक्युलर फीलिंग्स को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बावजूद जो फंडामेंटलिज्म है, जो हिंदू राष्ट्र की बात है, उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन ये वक्फ बिल ने क्या किया? क्योंकि वक्फ बिल के अंदर सारे मुस्लिम संगठनों ने चिराग पासवान से, जीतन राम मांझी से, नीतीश कुमार से और तेलुगु देशम पार्टी से निवेदन किया था कि इस बिल का समर्थन मत कीजिए, और अगर आप बिल का समर्थन करेंगे तो हम आपके जो किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं करेंगे और हम आपको बाइकआउट करेंगे, और आपकी इफ्तार पार्टी में भी हम नहीं जाएंगे। वो नहीं गए। जो बाकी टोपी लगा के कोई भी जा सकता है, बहुत सारे लोग गए होंगे नहीं होंगे, क्या उनकी मजबूरी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात बिल्कुल पता है कि आज के तारीख में जो मुस्लिम समाज है, जो 12-13% पूरे हिंदुस्तान के अंदर और बिहार के अंदर करीब 17-18% है, वो आज के तारीख में पूरी तरह से भारतीय नीतीश कुमार के खिलाफ हो चुका है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि मुसलमानों की वोट नीतीश कुमार को दिलवा दो, और उससे भारतीय जनता पार्टी तो अपने वोट बैंक में चुनाव जीत जाए और उनका गठबंधन भी जीत जाए और मुस्लिम वोटों में डिवीजन हो जाए, आज के तारीख में इस वक्त नीति की वजह से एक तो पूरे के पूरे मुसलमान कौम को इन लोगों ने एकजुट कर दिया है। अब तो 100% एकजुट कर दिया है। और ये एकजुट कैसे हुआ है? वो जो भारतीय जनता पार्टी के अप्रत्यक्ष सहयोगी थे, जैसे बीएसपी थी, उनका भी वोट बैंक पूरी तरह से खत्म हो गया। अभी तो आपने बिहार के अंदर देखा है कि जेडीयू के जो कद्दावर मुस्लिम नेता थे और बड़े कद वाले नेता थे, जिनका अपना प्रभाव था, और ये कहा करते थे अपने समाज के अंदर कि नीतीश कुमार कुछ भी हो जाए, मुसलमानों के साथ
अन्याय नहीं होने देंगे और पूरी तरह से वो सेकुलर हैं। आज के तारीख में वो खुद बता रहे हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेता बिहार के लगातार तांता लगा हुआ है रिजाइन करने वालों का, और वो कह रहे हैं कि हम अपने समुदाय समाज के लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं कि हमने उस पार्टी के साथ क्यों हैं हम, जो कि वक्फ बिल का समर्थन करता है और जो हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे जो शमशान गृह हैं, हमारे जो इमारतें हैं, हमारी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उनके अंदर निगाह क्यों डाल रहा है, और क्या हम लोगों की कब्रों को खोदकर वो जमीन ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे देंगे। तो मुसलमान वोट तो पूरी तरह से पोलराइज हो गया है, तो एकजुट हो गया है। पहले वो फ्रेगमेंटेड था, वो कंफ्यूज था कि समाजवादी पार्टी को वोट दे या बीएसपी को वोट दे, लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर अब शायद ही कोई ऐसा वोट हो जो कि बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों का आज की तारीख में मिले। पूरा का पूरा वोट पोलराइज हो गया। पहले 80% पोलराइज हुआ था, 100% पोलराइज हो गया। बिहार के अंदर वो आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की तरफ पूरी तरह से पोलराइज हो गया। अब केवल तो नीतीश कुमार भी कमजोर हो गए, चिराग पासवान भी कमजोर हो गए, जीतन मांझी भी कमजोर हो गए, चंद्रबाबू नायडू भी कमजोर हो गए, अजीत पवार भी कमजोर हो गए, लेकिन अभी तक केवल एक व्यक्ति है जो वक्फ बिल के बावजूद कमजोर नहीं हुआ है और अप्रत्यक्ष सहयोगी है, और वो व्यक्ति है ओवैसी साहब। देखिए, ओवैसी साहब को एक मौका मिल गया, तो आज के तारीख में आप देखिएगा बहन जी नहीं दिखाई पड़ रही, उनके स्टेटमेंट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, चिराग पासवान भी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, जयंत चौधरी भी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, नीतीश कुमार भी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। अगर खुल के कोई बोल रहा है तो केवल ओवैसी साहब। कारण, क्योंकि अब ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी साहब को दे दी है और सारा का सारा भार ओवैसी साहब के कंधों पे आ गया है, किस प्रकार से मुस्लिम वोटों में बंटवारा किया जाए। अब वो ताकत बहन जी में ले रही गई है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान किसी के पास नहीं रह गई है, और वो ताकत आज की तारीख में अगर किसी के पास है तो ओवैसी साहब के पास है, जिसे इंडिया गठबंधन अपने साथ नहीं ले सकता, मजबूरी जो मैंने आपको पहले बताई। तो ओवैसी साहब एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस चीज की कला के वो माहिर हैं और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। अब वो जब प्रोवोकेशन करेंगे तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होगा। अब ये देखने की बात है कि वोट बीएसपी को तो नहीं जाएंगे, जेडीयू को तो नहीं जाएंगे, चिराग पासवान को तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो ओवैसी साहब को चले गए तो मानी बात है कि इंडिया गठबंधन का नुकसान हो जाएगा। भारतीय, क्योंकि ये स्थिति तो उत्तर प्रदेश बिहार की नहीं है कि ये एमआईएम जो है वो अपनी सरकार बना सके। अल्टीमेटली अगर उनके कुछ सदस्य जीतेंगे तो उनको आरजेडी का और सपा का ही समर्थन करना पड़ेगा। तो समर्थन जिन सदस्यों को करना ही पड़ेगा, उनको वोट देने के बजाय डायरेक्टली उन लोगों को वोट मत क्यों ना दो जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए। तो खतरा जो है आज की तारीख में इंडिया गठबंधन को, वो केवल ओवैसी साहब से है। वो खतरा बहन जी से भी खत्म हो गया है, क्योंकि अभी आप देखिएगा कुछ ही दिनों में किस प्रकार के रिजिग्नेशन शुरू हो जाएंगे और जिस प्रकार से इस चीज को सेव किया जा रहा है। देखिए, अमेरिका के अंदर से खबर आई है कि उन्होंने सबसे डर्टी कंट्रीज की जो, केवल उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया है, उन्होंने अपने टैक्सेस को, जो इंपोर्ट चीजें करते हैं उसमें टैक्सेस को नहीं बढ़ाया और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होंने जो 15-20 ऐसे देशों का नाम लिया जो डर्टी कंट्रीज हैं, उसमें भारतवर्ष का नाम डाल दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब किस हद तक जा रहे हैं और भारत से किस प्रकार का, भारत से तो नहीं लेकिन मोदी जी से किस प्रकार का बदला ले रहे हैं, अपने फ्रेंड मोदी जी का बदला ले रहे हैं, उससे भारतवर्ष को नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज के तारीख में 4 अप्रैल को शेयर मार्केट जिस बुरी तरह से टूट रहा है, लार्ज कैप करीब 1% गिरे हैं, 2.5% स्मॉल कैप गिरे हैं, 2.5% मिड कैप गिरे हैं, मतलब लाखों करोड़ों रुपए साफ हो गया है। लेकिन इसके बावजूद फेसबुक पे और सोशल मीडिया में भक्त मंडली लगी हुई है कि नहीं, इकोनॉमी सेफ, मोदी जी इज वेरी सेफ, ही इज ए एबल लीडर, ही इज ए विश्व गुरु। तो मैं भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं जो मोदी जी के साथ दिन रात उनके समर्थन में खड़े रहते हैं कि हम लोगों के आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, और जो लोग जान रहे हैं किस प्रकार के ट्रैप में भारतवर्ष आ गया है, न केवल बाहरी शक्तियों के ट्रैप में आ गया है बल्कि अंदरूनी शक्तियों के ट्रैप में भी आ गया है कि आपने देश के अंदर 2 बड़े बड़े समुदायों को एक के दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। पहले किसानों को आपने उद्वेलित किया, बिना उनसे पूछे कानून बना दिया, ट्रांसपोर्टर्स का बना दिया, फिर उसके बाद आपने नोटबंदी कर दी, फिर उसके बाद आपने तालाबंदी कर दी, फिर आपके जीएसटी ले आए,
और आज के तारीख में आपने जो समाज 12-13% है उसको पूरा इस प्रकार से, जबकि केवल ये कानून उनके लिए बनाया गया है, उनके हितों की रक्षा करने के नाम पे लगाया है, लेकिन जिस धर्म, जो मेजॉरिटी है जिसको मैं बिलोंग करता हूं, उसके हितों के बारे में कोई चिंता नहीं है। उसके बारे में ईडी उनको दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं दे रहे। तो वास्तविकता में देश को पूरी तरह से विभाजित करने का प्रयास जिस प्रकार से किया गया है, और जिसका विरोध करने के बावजूद, क्योंकि अभी तक उनके जो प्रत्यक्ष सहयोगी थे और अप्रत्यक्ष सहयोगी थे, जो सामने से सपोर्ट करते थे, जो पीछे से सपोर्ट करते थे, वो सबोटाज करते थे। जैसे उन्होंने हरियाणा में सबोटाज किया, महाराष्ट्र के अंदर सहयोग सबोटाज किया। आप जानते हैं इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ी, जजपा चुनाव लड़ी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। एक एक आधा % सबने वोट लिया और कांग्रेस थोड़े से वोटों से हार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यही महाराष्ट्र के अंदर हुआ और यही करने का प्रयास बिहार के अंदर होगा। लेकिन क्योंकि ये वक्त बिल आ गया है, इसलिए आज के तारीख में वो 17% वोट डिवाइड होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, और वो सॉलिड है। 15% यादव वोट बिल्कुल सॉलिड है। तो 32% वोट केवल ऐसा है जो मजबूरी में आज के तारीख में आरजेडी कांग्रेस के साथ है। अब आरजेडी कांग्रेस को अगर काम करना है, लेफ्ट को काम करना है बिहार के अंदर, तो केवल 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 अति पिछड़े, अति दलितों में काम करना है, जिसकी मेरे ख्याल से शुरुआत तेजस्वी यादव ने कर दी है और राहुल गांधी ने कर दी है। ज्यादातर जनपदों के अंदर जो उन्होंने अध्यक्ष बनाए हैं वो अति पिछड़े, अति दलित जात के बनाए हैं। और अगर अति पिछड़े, अति दलितों में 50% वोट भी ये गठबंधन ले गया तो ये वोट हो जाएगा करीब 55%, और बीजेपी के पास आज के तारीख में 10-11% सवर्ण वोट और 50% अति पिछड़े, अति दलितों का वोट रह जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार से जो लोग निराश हो गए हैं, उसमें मुसलमान तो पूरी तरह से हो गया, जिनके लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी खुद की बिरादरी है, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, जो 12-13% के करीब आती है, वो उनके स्वास्थ्य की वजह से और जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रगान के समय किया और जिस प्रकार से वो बार बार दिखा रहे हैं, इससे वो भी निराश हैं और वो बच्चे, युवा भी निराश हैं जिनको नौकरियां चाहिए। उन्हें केवल सड़कें नहीं चाहिए, उनको पुल नहीं चाहिए, उनको देखने के लिए लाइटेड एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, उनको अपना पेट भरने, अपने परिवार को पालने के लिए रुपया चाहिए और नौकरी चाहिए। और जिस प्रकार अमेरिका ने टैरिफ लगाया है और सबसे ज्यादा खतरे के बादल जिस सेक्टर में मंडरा रहे हैं वो है आईटी सेक्टर, और भारतवर्ष के अंदर आईटी सेक्टर ही सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है और फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करता है। अभी तो चलिए डॉलर इंडेक्स टूट रहा है, डॉलर टूट रहा है, इसलिए रुपया भारत का मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अगर आईटी इंडस्ट्री पे जिस प्रकार के बादल मंडरा रहे हैं और ये सारे आईटी के बड़े बड़े दिग्गज, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो और ये टेक महिंद्रा हो, सारे जिस प्रकार से टूट रहे हैं, उससे रुपया अल्टीमेटली क्या अपनी सेहत को सुधार पाएगा, वो भी देखने वाला विषय है। लेकिन शेयर मार्केट जैसे टूट रहा है, अमेरिका जैसे टैरिफ लगा रहा है, हम लोगों को ट्रीट कर रहा है, जिस प्रकार से अडानी जी को सम्मन इशू करने का वहां के कोर्ट ने और सरकार ने आदेश दे दिया है, जिस प्रकार से सारी चीजें हो रही हैं, बाहरी विश्व में भी हो रहे हैं और भारतवर्ष के अंदर भी हो रही हैं। भारतवर्ष के अंदर भी सामाजिक बंटवारा कर दिया है, जाति और धार्मिक युद्ध, रामजीलाल सुमन पे इस प्रकार का आक्रमण करके और खड़गे साहब का राज्यसभा के आक्रमण करके जो हिंदू समाज के बीच में भी बंटवारा करने का प्रयास पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। मुझे लगता है कि अगर चुनाव आयोग ने पूरी तरह से बेईमानी नहीं कराई तो बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टेढ़ी खीर होगा। बिहार और उसके बाद बंगाल और उसके बाद खेल पलटेगा, ऐसी मुझे आशा है। क्योंकि नीतीश कुमार ने, चंद्रबाबू नायडू ने, चिराग पासवान ने और जीतन राम मांझी ने अपने पत्ते खुद ही खराब कर दिए हैं, अपनी पार्टी को तो खत्म कर ही दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जो कंफ्यूजन की स्टेज ये लोग मुसलमानों के बीच में पैदा कर पाते थे, उसकी क्षमता को भी कम कर दिया है। तो इसका फल भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।